गणित विषय में पढ़ रहे हैं, ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री पढ़ने के सीरीज में, ज्योमेट्री पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जिसमें मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था माध्यिका और शीर्षलंब। तो चलिए पहले हम उन दोनों को रिवीजन कर लेते हैं। माध्यिका और शीर्षलंब को क्या करते हैं हम लोग, रिवीजन कर लेते हैं कि माध्यिका और शीर्षलंब क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि माध्यिका मतलब मीडियन क्या होती है। जो बच्चे माइक ऑन किए हुए, संजय चिनिया नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर फिर से अगर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सिंपल बात है। चलिए माध्यिका सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था माध्यिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। अब ये होता क्या है चलिए देख लेते हैं। तो सबको पता है कि सबसे पहले क्या देखते हैं, एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एक आपके लिए त्रिभुज बना दिया, और इस त्रिभुज का मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज का तीनों वर्टेक्स को मैं लिख देता हूँ। चलिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बीसी भुजा की मध्य बिंदु, जैसे कि मान लेते हैं बीसी भुजा की मध्य बिंदु कौन सी है, ये इसकी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कहने का मतलब होता है कि वो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी मान लीजिए अगर इसको डी बोल रहा हूं तो ये डी क्या है, इसकी डी इसकी क्या है, डी इसकी मध्य बिंदु है। डी इसकी क्या है, मध्य बिंदु है। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि डी मध्य बिंदु है, इसके सामने वाली जो शीर्ष, सामने वाली डी मध्य बिंदु के सामने वाली वर्टेक्स कौन सी है, के सामने वाली शीर्ष कौन सी है। बहुत बढ़िया, कौन सी शीर्ष है, ए शीर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी मध्य बिंदु से इसके सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, इसी रेखाखंड को कहते हैं माध्यिका। इसी रेखाखंड को कहते हैं माध्यिका। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे कि किसी भी भुजा की मध्य बिंदु से उसके सामने वाला शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं, एक त्रिभुज के पास कितनी माध्यिका होती हैं, सारे बच्चे बताएंगे कितनी माध्यिका होती हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कौन कौन सी वो 3 माध्यिकाएं होती हैं, चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। एक ये हो जाएगी और एक यहां से हो जाएगी। मतलब एक त्रिभुज के पास टोटल कितनी माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। कितनी माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि जो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं होती हैं, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, जिस बिंदु पे तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं उसे, सेंट्रॉइड। हिंदी में बोलते हैं उसे केंद्रक। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, केंद्रक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब सारे बच्चों को माध्यिका समझ में आ गया है। अगर सारे बच्चों को ये माध्यिका समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये माध्यिका समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। त्रिभुज की कोई भी भुजा ले लीजिए, उसका मध्य बिंदु और उस मध्य बिंदु के सामने वाला शीर्ष को मिला दीजिए, उसे कहते हैं माध्यिका। और जो माध्यिका होती है वो उस भुजा को दो बराबर, जैसे इस भुजा को क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, उसी प्रकार इस भुजा को क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, तो ये होता है माध्यिका। इसी प्रकार से चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग शीर्षलंब। क्या पढ़ लेते हैं, शीर्षलंब, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। चलिए, तो ये नाम से ही क्लियर है, शीर्षलंब जो है सबसे आसान कंसेप्ट है। शीर्ष और लंब क्या है, पहले आपके पास शीर्ष। तो देखिए यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे इस त्रिभुज के पास कौन कौन सी शीर्ष है, इस त्रिभुज के पास कौन कौन सी शीर्ष है। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में इस त्रिभुज के पास कौन कौन सी शीर्ष है, कौन कौन सी शीर्ष है। बहुत बढ़िया, कौन कौन सी शीर्ष है, ए बी सी। मतलब कौन कौन सी है, ए बी और सी। ठीक है, इसका मतलब यह है, तो शीर्ष तो हमको पता चल गया ए बी सी। अब लंब का क्या मतलब है,
लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री बोल दीजिए, या उसको बोल दीजिए समकोण, या उसको क्या बोल दीजिए समकोण। इसका मतलब ये हुआ कि शीर्ष से समकोण बनाना है, शीर्ष से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो सारे बच्चे बताएंगे कि अगर मैं अगर ए को शीर्ष मानता हूं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है। ए को अगर मैं शीर्ष लेता हूं पहली बार में, तो उसकी सामने वाली भुजा कौन सी है। ए की सामने वाली भुजा कौन सी है। ए की सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी। बहुत बढ़िया, ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए के सामने वाली भुजा है बीसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए को एक शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पे अगर आप लंब डालते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग शीर्ष लंब। इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग शीर्ष लंब। देखिए बहुत ही सरल भाषा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीट्यूड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है अल्टीट्यूड में, कि आपको वर्टेक्स ध्यान देना है। सबसे पहले क्या देना है, वर्टेक्स ध्यान देना है या शीर्ष ध्यान देना है, और उस शीर्ष से लंब खींचा गया है या नहीं। अगर लंब खींचा गया है तो शीर्ष लंब कहलाएगा, लंब नहीं खींचा गया है तो शीर्ष लंब नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक त्रिभुज के पास कितनी शीर्ष लंब होती हैं। एक त्रिभुज के पास कितनी शीर्ष लंब होती हैं, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, कितनी शीर्ष लंब होती है, 3 शीर्ष लंब होती है। कितनी शीर्ष लंब होती है, 3 शीर्ष लंब होती है। चलिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितनी शीर्ष लंब हो गई, तो एक त्रिभुज के पास 3 शीर्ष लंब होती है। कितनी शीर्ष लंब होती है, तो 3 शीर्ष लंब होती है। आगे यहां तक समझ में, बहुत बढ़िया। मतलब एक त्रिभुज के पास 3 शीर्ष लंब होती है। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, आगे ना। बहुत बढ़िया। देखिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे 90 डिग्री पे होते हैं। सारे सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। देखिए तो सबसे सरल भाषा में आपको क्या याद रखना है, सबसे सरल भाषा में कभी भी अगर शीर्ष लंब पूछा है तो याद रखना है वहां पे शीर्ष होगा, और वहां पे अगर लंब होगा तो ठीक है, लंब नहीं होगा तो शीर्ष लंब नहीं कहलाएगा। शीर्ष से अगर लंब खींचा गया है तभी वो शीर्ष लंब कहलाएगा, लंब नहीं खींचा गया है तो वो शीर्ष लंब नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। बोला है दिए गए चित्र में शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है इसका आंसर सही किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे, देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे शीर्ष लंब क्या है। देखिए सबसे पहले अगर आपको कहीं भी बोल दे शीर्ष, कहीं बोल दे शीर्ष लंब, तो शीर्ष पहले देखना है फिर लंब देखना है। चलिए शीर्ष देखते हैं, तो सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे जो शीर्ष है एक है ए, एक है बी और एक है सी। तो सबसे पहले हम शीर्ष देखेंगे। तो चलिए शीर्ष के बाद क्या देखना है, हमको लंब देखना है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बी को देख, सबसे पहले हम लोग सी को देखते हैं, देखिए यहाँ से कोई लंब खींचा ही नहीं गया, यानी यहाँ पे कोई लंब होगा ही नहीं। चलिए बी से तो खींचा गया, देखते हैं बी से क्या खींचा गया है। बी से खींचा गया, देखिए बी से यहाँ खींचा गया है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं है। इसका मतलब बीएन जो होगा आपका शीर्ष लंब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शीर्ष तो है, शीर्ष तो है लेकिन लंब नहीं है। उसी प्रकार अगर ध्यान देंगे, उसी प्रकार अगर ध्यान देंगे ए तो शीर्ष है और इससे लंब भी खींचा गया है, इससे लंब भी खींचा गया है। इसका मतलब यहाँ पे शीर्ष लंब क्या हुआ, यहाँ पे शीर्ष लंब हो गया आपका ए एम। क्या हो गया इसका शीर्ष लंब, एम जो है आपका शीर्ष लंब है। और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, इसकी लंबाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर,
9 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे जल्दी जल्दी, और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, यहाँ पे सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका ये यहाँ तक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका आपका होमवर्क जो है बहुत ही सरल भाषा में आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क क्या है? तो आपका होमवर्क है प्रश्नावली 4.1। अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना वर्कशीट वाली बुक ले लेंगे। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना वर्कशीट वाली जहां से आप लोग होमवर्क बनाते हैं वहां पे ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो जो चीजें दी रखी है आपको, जो जो चीजें यहाँ पे दे रखा है, जैसे माध्यिका और शीर्षलम, जो कि मैंने अभी आपको रिवीजन करा दिया और उसी पे आधारित आपको होमवर्क दिया था। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको डाउट होगा तो आप वाई टाइप कीजिएगा या क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो आपको कुछ भी टाइप नहीं करनी है, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ए में डाउट है, किसमें डाउट है? एक में। चलिए एक किसी एक को बताते हैं, कोई एक बताते हैं, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, किसी एक को बता देते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए इस पहले पहले वाला बताते हैं, ध्यान देंगे। देखिए क्या दिया है आपको, आपके पास क्या दिया है, आपके पास दिया है क्यू आर बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है? क्यू आर, मतलब यहां से लेकर यहां तक का कितना मान दिया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको एस आर का मान निकालना है, मतलब ये आधा वाला का मान निकालता है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे जो पीएस क्या है, इसका माध्यिका है। पीएस क्या है? इसकी माध्यिका है। और जो भी माध्यिका होती है उस सामने वाली भुजा को क्या करती है? दो बराबर हिस्सों में बांटती है। यानी टोटल 10 है तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एस आर का मान कितना आएगा? एस आर का मान आ जाएगा, एस आर का मान आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एस आर का मान कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे बोल रखा है सेकेंड क्वेश्चन में पी वाई के मान, यहां से यहां तक का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो आपको यू वाई के मान यहां से लेकर यहां तक का मान निकालना। चलिए सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कितना होगा। बहुत बढ़िया, कितना होगा कि अगर यहां से यहां तक 10 तो यहां से यहां तक भी कितना होगा? 10, और टोटल कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी यू वाई के मान कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका माध्यिका। इसी प्रकार से प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान दीजिए। देखिए माध्यिका जो होती है, माध्यिका जो होती है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए सामने वाली भुजा है, अगर यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, अगर यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये जितना बराबर होगा उतना ही बराबर ये भी होगा, तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। और टोटल देखना है हमको, तो क्या होगा? टोटल 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार बताता हूं, कोई बच्चा पूछने आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान देंगे सारे बच्चे। चलिए यहां पे हमको शीर्ष लंब की पहचान करनी है। क्या करनी है? शीर्ष लंब की पहचान करनी है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग शीर्ष देखते हैं। शीर्ष कौन है? एक पी है, एक एस है, एक क्या है? क्यू है। एक पी है, एक एस है, एक क्या है? क्यू है। तो सारे के सारे बच्चे सबसे पहले बताएंगे, सारे सारे बच्चे सबसे पहले बताएंगे एस से। देखते हैं क्या एस यू शीर्ष लंब है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 90 डिग्री का कोण नहीं है, 90 डिग्री का कोण नहीं है। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या क्यू से हम लोग लंब खींचते हैं? क्या ये लंब है? यहाँ पे क्या क्यूटी लंब है? क्या क्यूटी सिक्स लंब है? नहीं है, क्योंकि इसके पास भी 90 डिग्री का कोण नहीं है। लेकिन अगर हम लोग पी आर को देखते हैं तो देखिए शीर्ष के साथ साथ इसके पास लंब भी है, शीर्ष के साथ साथ इसके पास लंब भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है शीर्ष लंब
है। ये जो है आपका शीर्ष लंब है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी शीर्ष हो और शीर्ष से लंब दिया गया हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शीर्ष लंब। उसे कहेंगे शीर्ष लंब। यानी कौन सा शीर्ष लंब है? PR जो हमारा शीर्ष लंब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 बताता हूँ। क्वेश्चन 2 बताता हूँ। सारे बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। चलिए ध्यान दे, क्वेश्चन 2 बताता हूँ। देखिए इसमें बोल दिया है कि आपको शीर्ष लंब बतानी है। अगर आपको त्रिभुज दिया है APDC, ये त्रिभुज बोला गया आपको, इस त्रिभुज का आपको शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? शीर्ष देखना है। चलिए सारे बच्चे बताएंगे इसका शीर्ष लंब कौन कौन सा होगा। सारे बच्चे बताएंगे इसका शीर्ष लंब कौन कौन सा होगा। इस त्रिभुज की शीर्ष लंब कौन कौन सी होगी। चलिए बहुत बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर GQ इसका शीर्ष लंब होगा। ये जो GQ बोल रहे हैं बहुत बच्चे, शीर्ष लंब होगा। चलिए मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। जिसके पास शीर्ष भी होता है और लंब भी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब। तो देखिए यहाँ पे तो लंब है, लेकिन क्या G शीर्ष है? G जो है शीर्ष जो है नहीं है। G जो है शीर्ष, G जो है आपका शीर्ष नहीं है। इसके वजह से GQ जो है शीर्ष लंब नहीं होगा। GQ जो है शीर्ष लंब नहीं होगा। GQ जो है शीर्ष लंब नहीं होगा, क्योंकि G जो है शीर्ष नहीं है। इसका मतलब कौन सा तब शीर्ष लंब होगा? तो देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये PF को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये हो गया लंब और साथ साथ P जो है आपका शीर्ष भी है। P जो है शीर्ष भी है। इसका मतलब PF जो है आपका शीर्ष लंब है। PF जो है आपका शीर्ष लंब है। आगे समझ में? अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में Y टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में Y टाइप करेंगे। एक बार ही Y टाइप करना है, एक बार से मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गई है। तो ये था आपका होमवर्क, ये था आपका होमवर्क। एक बच्चा बोले क्वेश्चन नंबर 1 बताने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको 2 लंब दिख रहे हैं, कि यहाँ लंब दिख रहा है और एक यहाँ लंब दिख रहा है। तो देखिए ये जो लंब है यहाँ पे देखिए Y क्या शीर्ष है? Y जो है शीर्ष नहीं है। इसके वजह से ये क्या है? ये शीर्ष लंब नहीं है। देखिए लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए V जो है शीर्ष है, यानी इसका शीर्ष लंब क्या हो गया? इसका शीर्ष लंब हो जाएगा VR होगा इसका शीर्ष लंब। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने होमवर्क दिया था और यहां तक मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था शीर्ष लंब माध्यिका, जो कि आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नया टॉपिक पे, जो कि सबसे सरल टॉपिक है। तो सारे के सारे बच्चे अब क्या ध्यान देंगे? सारे के सारे बच्चे जो हैं अब स्क्रीन पे ध्यान देंगे। कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, त्रिभुज के बाह्य कोण का गुण। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमने त्रिभुज के तो कोण पढ़े थे, अब बाह्य कोण क्या होता है? तो चलिए सीख लेते हैं बाह्य कोण क्या होता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई त्रिभुज है और इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, तो देखिए इसको मैं मानता हूं A, ये हो गया B और ये हो गया C, है ना? ये हो गया C। तो जितने भी अंदर वाले सब होते हैं, जितने भी ये अंदर वाले होते हैं, जैसे मानते हैं इसको अंदर वाले जो कोण होते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? जितने भी अंदर वाले कोण होते हैं इसे कहते हैं अंतः कोण। इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज के अंतः कोण। लेकिन अगर ये बाहर वाले कोण के बारे में बात करेंगे, ये बाहर वाले कोण के बारे में, तो इसे कहते हैं बाह्य कोण। इसे क्या कहते हैं? बाह्य कोण। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया कि बाह्य कोण कौन सा होता है, बाह्य कोण कौन सा होता है, तो चैट बॉक्स में Y टाइप करेंगे। बाह्य कोण कौन सा होता है? जो बाहर वाले कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाह्य कोण। ठीक है, तो बहुत बच्चों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या बाह्य कोण सिर्फ C के लिए होता है? नहीं, वो सबके लिए होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे A कर दिए, यहाँ पे B कर दिए, यहाँ C कर दिए, तो यहाँ का बाह्य कोण कौन सा होगा? इसका बाह्य कोण कौन सा होगा? इसका बाह्य कोण ये होगा, इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए एक ही में सब बताया था। देखिए इसको मैं इधर बढ़ा देता हूँ, इसका मतलब इसका भी बाह्य कोण यही होगा। ठीक है, उसी प्रकार मैं क्या करता हूं, इसका भी बाह्य कोण बनाता हूं। चलिए इधर करते हैं, तो इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा। यानी बाह्य कोण अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में Y टाइप करेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको बाह्य कोण समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये होती है बाह्य कोण।
अब हम लोग इसके क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग इसके गुण पढ़ने वाले हैं, बाह्य कोर के गुण पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है वो प्रॉपर्टीज, तो ध्यान देंगे, बोल रखा है किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोर, चलिए मैंने आपको बाह्य कोर बता दिया। अब आता है बात अपने दोनों सम्मुख अंतः कोरों के योग के बराबर होता है। अब ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए अगर ये त्रिभुज बना के दिया हुआ है ए बी सी, और इसके बाह्य कोर कौन सा है, मानते हैं ये बाह्य कोर इसके ये है, ठीक है, इसके बाह्य कोर कौन सा है, ये है, ये हो गया एक्स, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी। तो अगर बाह्य कोर एक्स के बारे में बात करना है तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है त्रिभुज के बाह्य कोर, बाह्य कोर कौन सा हो गया, एक्स जो है क्या, ये आपका क्या हो गया, ये आपका है बाह्य कोर। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ये आपका बाह्य कोर। अब आगे लिखा है दोनों सम्मुख अंतः कोर। अब सम्मुख अंत मतलब हम आपको जब आसन कोर पढ़ा रहे थे वहां पे मैंने बताया था सम्मुख का मतलब, सम्मुख का मतलब होता है सामने, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने। इसका मतलब ये एक्स के सामने कौन सा है, एक्स के सामने देखिए ए है और कौन है, बी है। एक्स के सामने कौन कौन सा कोर है, ए है और बी है, यानी कोर एक्स जो है, कोर एक्स जो है इसके सामने कौन कौन सा कोर है, इसके सामने कोर ए है और कौन है, कोर बी है। इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो देखिए कोर ए और कोर बी क्या है, अंतः कोर भी है और इसके सामने भी है। इन दोनों के कोर के योग के बराबर कौन होगा, कोर एक्स होगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे पहले। बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर सिर्फ सी के पास ही बाह्य कोर होता है या सिर्फ सी कोर के पास ही बाह्य कोर का गुण लगता है, तो नहीं। चलिए हम लोग सीख लेते हैं अगले के लिए भी। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो मैं क्या करता हूं, इसको बोलता हूं कोर वाई और इसको मैं बोलता हूं कोर बी, इसको मैं बोलता हूं कोर सी। ये क्या है, ये आपका है बाह्य कोर, ये आपका क्या है, बाह्य कोर। तो सारे के सारे बच्चे अब बताएंगे कि इस बाह्य कोर के सामने कौन कौन से कोर है, इस बाह्य कोर के सम्मुख कौन कौन सा कोर है, इस बाह्य कोर के मतलब ये एक्सटीरियर एंगल के सामने, इस एक्सटीरियर एंगल के इन फ्रंट कौन कौन से एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल के इन फ्रंट कौन कौन सा एंगल है, इस बाह्य कोर के सामने कौन कौन सा एंगल है, बी और सी। इसका मतलब जो कोर वाई होगा किसके किसके योग के बराबर होगा, कोण बी प्लस कोण सी के योग के बराबर होगा, कोण बी प्लस कोण सी के योग के बराबर होगा। ठीक है, आगे सब बच्चों समझ में। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये जेड जो है, अगर मान लेते हैं ये जेड जो है इसका बाह्य कोर है, अगर मान लेते हैं जेड जो है इसका बाह्य कोर है, तो इसके सामने कौन कौन से कोर है, इसके सामने कौन कौन से कोर है, इसके सामने कौन कौन से कोर है, ये जेड के सामने कौन कौन से कोर है, सारे बच्चे बताएंगे। जेड के सामने कौन कौन से कोर है, ए और सी। बहुत बढ़िया, पी आर तो है लेकिन पी का मान कितना है, ए दिया है और आर का मान कितना दिया, सी। यानी जो जेड कोण है किसके किसके बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण सी के बराबर होगा। ये इसका बाह्य कोण के गुण कहलाते हैं। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है, आपको इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, जबकि एक्स जो है आपका बाह्य कोर है, एक्स क्या आपका बाह्य कोर है। तो हमको पता है कि बाह्य कोर के सामने वाले जो कोण होते हैं इसको जोड़ देते हैं। देखिए इसके सामने कौन कोण है, एक 45 और एक कौन है 60 डिग्री, यानी एक्स किससे किससे बराबर होगा, देख लीजिए आप लोग, जल्दी आंसर कीजिए। कहां से करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देनी है। कहां उत्तर देनी है, पोल सेक्शन में उत्तर देनी है। तो जहां तक अभी तक देख पा रहा हूं
अधिकतर बच्चे, जितने बच्चों ने आंसर दिया है, सारे के सारे बच्चों ने जो है आंसर सही दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर देंगे इसका। चलिए आपके पास मात्र 5 सेकेंड का वक्त है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए हम लोग सीखते हैं जैसे कि बाह्य कोण के गुण। तो क्या पता है तुम्हें, इसके सामने कौन कौन सा कोण है? इसके सामने 60 डिग्री, और कौन सा कोण है? 45 डिग्री। यानी 60 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 105 डिग्री। यानी एक्स का मान कितना आएगा? एक्स का मान आएगा 105 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे होगा, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे होगा। इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहां देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे, इस प्रश्न का उत्तर सही दे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चे, जितने बच्चों ने आंसर दिया है, सारे के सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। चलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, जो कुछ बच्चे अभी भी आंसर करें, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का आंसर जो है सही आंसर है। क्या? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स आपका यहाँ पे बाह्य कोण है, और इस बाह्य कोण के सामने कौन सा कोण है? कौन सा कोण है? इस बाह्य कोण के सामने 40 डिग्री है और 60 डिग्री। यानी एक्स किसके बराबर है? एक्स बराबर है आपका 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर, जो कि जोड़ने पर कितना आएगा? 140 डिग्री। 140 डिग्री मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो 100% बच्चों ने जो है इसका आंसर सही दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आपको बाह्य कोण निकालना है तो अंतः दोनों अंतः कोण को जोड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो, अगर आपको अंतः कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे? बाह्य कोण में से माइनस कर देंगे, बाह्य कोण में से माइनस कर देंगे। चलिए तो उसी प्रकार से एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है। इसका भी उत्तर कहां देना आपको? इसका भी उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। पहले ध्यान दीजिएगा, क्या दिया इसमें? बाह्य कोण दिया हुआ है, आपको अंतः कोण निकालना है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसमें बाह्य कोण दिया हुआ है, अंतः कोण निकालना है, अंतः कोण निकालना है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चे जो है इसका आंसर जो है सही दे रहे हैं, इसका आंसर जो है सही दे रहे हैं। इसमें बाह्य कोण दिया हुआ है, अंतः कोण का निकालना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चे जो इसका उत्तर जो है सही दिए हैं। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए ये क्या दिया? 90 डिग्री क्या दिया आपका? बाह्य कोण दिया। 90 डिग्री क्या दिया है? बाह्य कोण। ये क्या? इसके सामने कौन कौन सा कोण है? एक्स है, एक्स 60 है। यानी 90 डिग्री जो है किसके किसके बराबर होगा? एक्स प्लस 60 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब कि हम लोग एक्स का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 60 में जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एक्स का मान कितना होगा? 90 माइनस 60 डिग्री कितने बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बाह्य कोण ही निकालना हो। अगर बाह्य कोण दिया हो तो आप अंतः कोण भी निकाल सकते हैं। अगर आपको बाह्य कोण दिया है तो आप उसका अंतः कोण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, गलती से लिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना कि क्या करना है? आपको समझ में आ गया ना क्या करना है? अगर आपको बाह्य कोण दिया है, अंत कोण अगर आपको निकालने आ गया तो सही है। गलती से हो जाता है कभी कभी, हो सकता है कि बी की जगह हम सी डाल दे, सी की जगह डी डाल दे, हो सकता है। ठीक है, कोई नहीं। चलिए तो यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आगे सब बच्चे समझ में। चलिए
तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो नया कंसेप्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं अभी स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि हम सबसे महत्वपूर्ण आज के कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स पे कोई भी ध्यान नहीं देगा। कहाँ ध्यान देगा? सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब ये होता क्या है? तो सबसे पहला बात इसमें क्या होता है कि ये जो होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ये सिर्फ समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। सबसे पहला बात इसमें क्या ध्यान देना है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ये सिर्फ किस पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होती है। समकोण त्रिभुज क्या होती है? सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होती है। 90 डिग्री, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होती है? बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके सामने तीन आकृति दी है, पहला आकृति, दूसरा आकृति, ये तीसरा आकृति। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इन तीनों आकृतियों में से कौन सी आकृति समकोण त्रिभुज है। इन तीनों आकृतियों में से कौन सी आकृति समकोण त्रिभुज है? बहुत बढ़िया। देखिए जिस भी आकृति में एक 90 डिग्री का कोण होता है वो क्या कहलाता है? वही आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी ये क्या कहलाएगा? यही आपकी समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें तो 90 डिग्री है नहीं, तो ये गलत हो गया। इसमें भी 90 डिग्री कोण नहीं है, ये भी गलत हो गया। यानी कौन सा समकोण त्रिभुज होता है? जिस भी आकृति में 90 डिग्री का कोण हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो सिर्फ के सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? सिर्फ के सिर्फ किस पे लागू होता है? तो समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। चलिए ये तो समझ में आ गया हमको कि हाँ पाइथागोरस प्रमेय जो होता है समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। अब इसमें क्या क्या होता है चलिए वो भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें कर्ण। सबसे पहले क्या आता है इसमें? कर्ण, हाइपोटेन्यूस। अब ये क्या होता है चलिए सीख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। और ये आपके पास 90 डिग्री है। अब हमको पता करना है कि इन तीनों भुजाओं में से कौन सी भुजा कर्ण है, ठीक है। तो आपको मैं याद दिलाने के लिए ट्रिक बताता हूं, आपको कैसे याद रखना है। तो आपको याद करने के लिए जो भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जो भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है इसी को कहते हैं कर्ण। जो भी 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती है इसी को क्या कहते हैं? कर्ण। तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। देखिए ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। यानी यहाँ पे कर्ण क्या है? यहाँ पे कर्ण जो है आपकी ऐसी भुजा क्या है? आपकी कर्ण है। ऐसी भुजा क्या है? आपकी कर्ण है। उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे यहाँ बताएंगे कि यहाँ पे जो कर्ण है वो कौन सी है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहलाएंगे? 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण कहलाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहलाएंगे? कर्ण कहलाएंगे, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक और आकृति बनाता हूँ। देखिए ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास बी, इसको सी और इसको मैं मानता हूँ बी। और क्या करता हूँ इसको मैं मानता हूँ 90 डिग्री। चलिए बताइए इस आकृति जो 2 नंबर वाली आकृति है, इस आकृति के लिए कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस कौन सी भुजा है? इस 2 नंबर वाली आकृति के पास कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस कौन सी है? कर्ण मतलब इसकी हाइपोटेन्यूस कौन सी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी है? बी है। मतलब इसके सामने वाली जो भुजा है, इसके जो सामने वाले जो भुजा है ये क्या है? ये आपकी कर्ण है। इसके सामने जो भुजा होती है क्या कहलाती है? वही आपकी कर्ण कहलाती है। यानी इसकी कर्ण क्या है? इसकी कर्ण जो है आपकी ए बी भुजा है। इसकी कर्ण क्या है? ए बी भुजा है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर आपने तो बता दिया, ठीक है, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। अब तो दो दो और दो जो भुजा बच के इसे क्या कहते हैं, चलिए ये भी बता देता हूं आपको कि और जो दो भुजा बच जाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, 90 डिग्री के सामने वालों क्या कहेंगे, 90 डिग्री के सामने वालों कहेंगे कर्ण, ठीक है। और दो जो भुजा बच जाती है तो उसमें से एक भुजा को कहते हैं लंब और दूसरी भुजा को कहते हैं आधार। एक भुजा को कहते हैं लंब और दूसरी भुजा को कहते हैं आधार, ठीक है। एक भुजा को कहते हैं लंब और दूसरी भुजा को कहते हैं आधार। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि कोई भी अगर एक समकोण त्रिभुज होती है, कोई भी एक अगर समकोण त्रिभुज होती है तो उसकी एक कोण जो होती है, एक जो भुजा होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है वो क्या कहलाती है, वो तो कर्ण कहलाती है। और बाकी जो दो भुजा होती है, एक लंब होती है और एक क्या होती है, आधार होती है, ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत नहीं, बहुत नहीं। चलिए, अब एक प्रश्न मेरे तरफ से, एक प्रश्न मेरे तरफ से, सारे बच्चे बताएंगे कि इस त्रिभुज के लिए कौन सी भुजा सबसे बड़ी है, कर्ण वाली, लंब वाली या आधार वाली। कर्ण वाली भुजा बड़ी है, लंब वाली भुजा बड़ी है या आधार वाली, इन तीनों भुजाओं में से कौन सी भुजा सबसे बड़ी है, कौन सी भुजा सबसे बड़ी होती है, कौन सी भुजा सबसे बड़ी होती है। कर्ण वाली जो मतलब ऐसी भुजा है ये सबसे बड़ी होती है, ये जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब हमको इसको याद करना हो तो बोल देंगे कि बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसी प्रकार ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो होंगी छोटी भुजा कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगी, आपकी छोटी भुजा कहलाएंगी। मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, बाकी जो दो होते हैं क्या होते हैं, छोटी भुजा होते हैं। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा होती है या सबसे लंबी भुजा होती है। मतलब कि अगर हमको कर्ण, कभी भी अगर हमको कर्ण निकालना होता है, मतलब सबसे बड़ी भुजा निकालनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करते हैं। और ये जो होती है बाकी जो दो छोटी भुजा है, दो छोटी भुजा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के ये बराबर होती है। ये किसी बराबर होती है, आधार का वर्ग के बराबर होती है। मतलब कि अगर कहीं भी अगर आपको कर्ण निकालना होता है तो ये जो होती है कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होती है, आधार के वर्ग के बराबर होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस, इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आगे समझ में कि अगर हमको कभी भी अगर सबसे बड़ा वाला भुजा निकालना है तो वो जो होती है उसके जो छोटी दो भुजा है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी एक त्रिभुज दिया रहा है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर आपको बोल दे कि कर्ण जो है, कर्ण का मान नहीं दिया, कर्ण का मान निकालना है, लेकिन लंब का मान दे दिया आपको, मान लेते हैं लंब का मान दिया 5 और आपको आधार का मान दे दिया है, मान लेते हैं, चलिए लंब का मान, चलिए लंब का मान लेते हैं हमारे पास दिया है 3 और आधार का मान दिया हमारे पास 4। अब हमको कर्ण का मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं, चलिए ध्यान दें। सबसे पहले क्या करते हैं, कर्ण का लिखते हैं हम लोग ऐसे, वर्ग बराबर होता है जो ये लंब, तो लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, वो देख लेते हैं। ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो देखिए यहाँ पे तो कर्ण नहीं दिए, कर्ण हमको निकालना है तो कर्ण तुम लिख दिए, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर लिखते चलते हैं। लंब कितने दिया, लंब दिया आपको 3, मतलब 3 का वर्ग प्लस आधार कितने दिया, आधार दिया 4, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। अभी देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान देंगे। देखिए 3 का वर्ग मतलब बोला है, 3 का वर्ग बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का वर्ग है ना, इसका मतलब हुआ 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 त्रिका
9, तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 9। उसी प्रकार देखिए 4 का वर्ग बोला, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4 का 2 बार लिखेंगे, गुना करके 4 चौका 16, क्या होगा ये होगा 16, क्या होगा 16। यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे पहले इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे से मिटा देता हूँ, आपको समझ में भी आ गया क्या करना है। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा ये आपके पास 16 9 25, यानी कर्ण का वर्ग किसके बराबर हो गया, कर्ण का वर्ग हो गया आपके पास 25 के बराबर। कर्ण का वर्ग कितना बराबर हो गया, 25 के बराबर, मतलब कर्ण का वर्ग। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाने जा रहा हूं आपको, सारे बच्चे ध्यान देंगे चैट बॉक्स पे, कोई बच्चा स्क्रीन पे ध्यान दे, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान देगा, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे कहां ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है कर्ण का वर्ग, तो हमको सिर्फ तो कर्ण निकालना है, इसका तो वर्ग निकालना नहीं है। देखिए इसका तो वर्ग हमको निकालना नहीं है, इसको सिर्फ कर्ण निकालना है, यानी वर्ग को हटाना पड़ेगा। यानी कभी भी अगर वर्ग हटता है तो वो दूसरी तरफ वर्गमूल में चला जाता है। देखिए यहाँ से अगर हम ये 2 हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, वर्गमूल में चला जाता है, वर्गमूल में चला जाता है, यानी कर्ण बराबर क्या होगा, √25। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपको कर्ण बराबर मिल गया, कर्ण बराबर मिल गया स्क्वायर रूट या वर्गमूल ऑफ 25। आपको ये पता करना है कि 25 का क्या वर्गमूल होता है, तो कैसे सीखे हम लोग ने, हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ये 5×25, यानी 25 का फैक्टर क्या हुआ, 5×5, यानी ये वर्गमूल में क्या करेंगे हम लोग, इसको 5×5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मिलके क्या होगा, 2 मिलके एक बाहर निकल जाएगा, 2 मिलके एक बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जोड़ा में रहता है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये √25 किसके बराबर हो जाएगा, √25 जो होगा 5 के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग मान निकालते हैं। देखिए हो गया, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगर सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए आ गया समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा जो कि मैंने अभी आपको करा भी दिया है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहां देंगे, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। कहां देंगे सारे बच्चे इसका आंसर, पोल सेक्शन में देंगे। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका, कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। चलिए अब कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे के सारे बच्चे इसका उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। क्या दिया है, दिए गए चित्र में, दिए गए त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कर्ण की लंबाई, ये क्या है, ये त्रिभुज में कर्ण की लंबाई, देखिए होगा आपका त्रिभुज, और इसमें क्या होता है, ये सामने वाला क्या है, नहीं आया। ठीक है कर्ण, और ये होता है आपका, ये हो जाएगा लंब। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका लंब, और ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका आधार। ये क्या कहलाएगा आपका आधार। तो आपको निकालना है, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है, जिन बच्चों को नहीं है वो बच्चे ध्यान देंगे एक बार फिर से यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था वो बच्चे ध्यान देंगे, इसी पे आपको बनाना है, लंब का मान रखना है, आधार का मान रखना है, और इसको कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर जो है सही किए हैं। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे यहाँ पे, मैं आपको फिर से बताता हूँ आपको। देखिए अगर कभी भी अगर आपको कर्ण निकालना होता है, कभी भी अगर आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कर्ण का वर्ग निकालना है तो देखिए लंब क्या है, लंब है आपके पास 3, 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार है आपके पास 4, 4 का वर्ग। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग मतलब 3×3, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9। उसी प्रकार 4 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 4×4, तो कितना हुआ, 4 चौका
16, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, यानी कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग जो है कितने बराबर हुआ 9 प्लस 16 के बराबर हुआ। और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, इसको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ कर्ण निकालना है, कर्ण का वर्ग नहीं निकालना, यानी हमको ये 2 है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरी तरफ वर्गमूल लगा देते हैं, दूसरी तरफ हम लोग रूट लगा देते हैं। तो देखिए इसको हटाने के लिए दूसरी तरफ रूट लगा दिए। रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूल, यानी वर्गमूल ऑफ 25 कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है। चलिए सारे के सारे बच्चे जो हैं इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया था अगर उनको भी समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसका वर्ग समझ सके, वर्गमूल समझ सके कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं सारे बच्चों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, सारे बच्चों से एक प्रश्न करता हूं कि रूट 225 का मान कितना होता है, स्क्वायर रूट 225 का मान कितना होता है। कोई भी बच्चे माइक को नहीं करेगा। वर्गमूल 225 का मान कितना होता है। चलिए बहुत बच्चों को, अच्छा इसलिए इसलिए मैंने आपको बताया 5 में नहीं, यहाँ पे जैसे इसके पहले मैंने क्या बताया, इसके पहले मैंने बताया ना आपको 25 का मान होता है 5। चलिए इसको भी मैं बता दूंगा, अभी ध्यान देंगे क्या होता है, रूट 225 का मान 25 नहीं, नहीं। चलिए 15 होता है सर। कोई बच्चा जो है माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। ठीक है, एक बच्चे ने बताया 15 होता है, आपको 4 वर्ष बताना जो भी कैसे होता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करना है, 225 जो है इसका क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। देखिए ऐसे निकालते हैं, पहले कटेगा 5 से, 5 चौका 20, 50 25, फिर देखते हैं 5 नवा 45, फिर होता है 3 त्रिका 9, यानी 225 बराबर हो गया 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। यानी जहां भी रूट 225 है इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो मिलके क्या होगा, दो जोड़ा मिलके एक बाहर, मतलब इससे एक बाहर आ गया, ये दो जोड़ा मिलके इससे एक बाहर आ गया, मतलब 5 यही कितना हो जाएगा 15। यानी 225 का रूट कितना होगा 15, 15। ठीक है, इसी प्रकार आपका होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा, 169 इसका निकाल कर लाना है, और 625 इसका निकालना है, और 144 इसका निकालना है, और इसका भी निकालना है। ये 4 चीजों का आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको निकालना है, इसका आपको निकालना है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, आगे ना बहुत में। चलिए एक प्रश्न और आपके लिए, एक प्रश्न और आपके लिए आपके स्क्रीन पे है, एक प्रश्न और आपके लिए आपके स्क्रीन पे है, और इसका आंसर कहां देना है, इसका आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। देखिए चलिए मैं इसको समझाता हूं, इसमें बोला एक्स का मान ज्ञात करें, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो त्रिभुज दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज दिख ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, आप बताइए इस बिल्डिंग की, इस जो मकान है इसका हाइट कितना दिया है, इसका हाइट दिया है 12। ठीक है, यानी इसका मतलब अगर ये इस तरफ 12 है तो इधर भी क्या होगा, इधर भी 12 ही होगा, इधर भी क्या होगा, ये इधर भी ये 12 ही होगा, यानी इधर भी 12 तो इधर भी क्या होगा 12। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए अभी आपको यहाँ पे त्रिभुज दिखने लगी होगी, ये आपकी क्या हो गई, एक त्रिभुज हो गई। और कैसी त्रिभुज हो गई, तो समकोण त्रिभुज हो गई है। कैसी त्रिभुज हो गई ये आपकी एक समकोण त्रिभुज हो गई है। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आपके लिए बना भी देता हूँ इसी तरह। तो जहां पे ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और ये नीचे वाला हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, हटा दीजिए, नहीं दिया तो सेंटीमीटर हटा सकते हैं, ये गया 5, और इसका मान दिया, सीढ़ी का मान दिया x। तो आपको किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है x का। और आपको पता है कि जो मकान होती है वो कैसी होती है, वो एकदम सीधा होती है, मतलब 90 डिग्री पे
होती है, या 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, ये आपका हो गया कर्ण। अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो है इसका उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। कोई बच्चा जो है इसका चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, चलिए मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, सारे बच्चे इसका उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे, सारे बच्चे करेंगे, सारे सारे बच्चे। चलिए मैं आपके लिए एक फॉर्मूला फिर लिखवा, देखिए इसके सामने वाला क्या है, ये क्या है आपके लिए, ये आपका है कर्ण, ये क्या है कर्ण, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लंब, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका आधार। ये क्या कहलाता है, आधार। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण का वर्ग करने पे किससे किस बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। चलिए इतना हिंट काफी आपको उत्तर देने के लिए, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। चलिए मैं गिनती गिनता, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, ठीक है। गिनती गिनता होता, उल्टी गिनती, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्या क्या है देखिए, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। देखिए यहां से यहां तक है आपके पास, ये 12, ये है आपके पास यहां से यहां तक 12, ये 5 और ये है x। तो मैंने इसको क्या माना, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपके पास लंब, और ये हो गया आपके पास आधार। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, हमको निकालना है कर्ण। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर जो होता है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण है x, यानी कि x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब क्या है, लंब 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आती है बात 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या होता है, ध्यान देंगे। तो 12 का वर्ग मतलब 12 इंटू 12, तो क्या होगा, ये होगा 144। 12 इंटू 12 क्या होता है, 144। उसी प्रकार 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग होगा 5 गुने 5, कितना होगा 25। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 गुने 5 कितना होगा 25, यानी x का वर्ग कितना होगा 144 प्लस 25, यानी x का वर्ग जो हो गया, x का वर्ग जो हो गया आपका 144 प्लस 25 कितना होगा 169, 169 के बराबर होगा 169। अब क्या करते हैं, देखिए लेकिन हमको यहाँ पे x का मान निकालना है ना, लेकिन यहाँ पे तो x का वर्ग दिया है, x का स्क्वायर दिया है, तो अगर हमको ये वर्ग हटाना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए दूसरी तरफ हम लोग रूट चढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ रूट चढ़ा देते हैं, यानी 169 का कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। 169 यानी रूट 169 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 169 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो देख क्या होगा, ये होगा 13 13 169, यानी क्या होगा 13 इंटू 13, यानी 1√169 की जगह क्या लिखेंगे 13 गुने 13, दोनों मिलकर क्या होगा एक बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा जोड़ में। तो √169 का मान कितना आएगा 13 आएगा। यानी यहाँ पे सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यानी यहाँ पे 169 का मान कितना आ गया 13, यानी x का मान कितना गया, x का मान आ गया 13, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे, ले ले सारे बच्चे ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो यहीं तक आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपको होमवर्क कौन कौन सी बनाकर लानी है, आपको होमवर्क कौन कौन सी बनाकर लानी है। तो मैं क्या करता हूं, पहले आपका चैट बॉक्स ऑफ करता हूं ताकि कोई बच्चा वाई वाई नहीं टाइप करेगा। अब क्या करना है, सारे बच्चों को मेरे 5 गिनने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेनी है, सारे बच्चों को मेरे 5 गिनने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक।